हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, और इसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी थी। माउथ के पार्ट्स पढ़े थे, इसोफेगस पढ़ा था, स्टमक पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, और फिर आखिर में हम लोग ने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखे थे। और अब हम देखेंगे कि जो इन सब की वॉल्स होती हैं, तो वो वॉल में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम। जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि कहाँ से होती है, इसोफेगस से लेके रेक्टम तक, उसमें क्या होता है, 4 लेयर होती हैं। ठीक है, जो कि है सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकसा, म्यूकसा। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकसा, उसके बाद म्यूकसा। ओके, सो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। जो सेरोसा होती है वो बाहर की लेयर होती है। ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। और फिर वो किससे बनी होती है, मेसोथीलियम से। ठीक है, जो कि एक टाइप का एपिथीलियम है, जो कि विजुअल ऑर्गन्स के बाहर प्रेजेंट होता है। विजुअल ऑर्गन जैसे इंटरनल ऑर्गन हो गए। ठीक है, तो जो भी हमारी सेरोसा लेयर होती है वो हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लेकिन जो इसोफेगस होता है उसमें जो आउटर लेयर होती है वो सेरोसा नहीं होती। ठीक है, सेरोसा की जगह वहाँ पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया लेयर पाई जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ने खैर वो चैप्टर तो मैंने आपको टिश्यू वाला पढ़ाया नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि यहाँ पे एपिथेलियम लेयर होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। तो ब्लड वेसल नहीं होती तो इनको जो भी न्यूट्रिशन और नरिशमेंट चाहिए होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है, जिसकी वजह से जो एपिथेलियम होती है उसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, सो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल। जो सेकंड लेयर होती है वो मस्कुलरिस होती है। पहली जो हो गई वो सेरोसा हो गई, और दूसरी जो हो गई वो मस्कुलरिस हो गई। ये किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, यूजुअली अरेंज इन एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो क्या होता है, जो मस्कुलरिस पहली लेयर हो गई सेरोसा, दूसरी हो गई मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस जो बाहर अंदर वाली जो लेयर होती है वो सर्कुलर होती है, और बाहर वाली जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, एंड ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन। और यहाँ पे ऑब्लिक मसल भी पाई जाती है, मतलब मस्कुलरिस में ही एक ऑब्लिक मसल पाई जाती है कुछ रीजन्स में। जैसे कि यहाँ पे पहले सर्कुलर हो गई, ठीक है, इनर वाली, फिर लॉन्गिट्यूडनल हो गई आउटर वाली, फिर सर्कुलर के ही अंदर एक ऑब्लिक टाइप की पाई जाती है मसल, जो कि कुछ रीजन्स में पाई जाती है। ठीक है, और वो रीजन्स कौन से हैं, वो रीजन स्टमक है। ठीक है, द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड, लिम्फ एंड वेसल। तो सबम्यूकोसल लेयर जो होती है वो ऐसी लेयर होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि नर्व, ब्लड, लिम्फ और वेसल उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमारी लेयर हो गई सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर हो गई सबम्यूकोसल लेयर। ठीक है, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं। अब वो ग्लैंड्स कौन से हैं, वो ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, ब्रूनस ग्लैंड। ठीक है, जो कि सबम्यूकोसा में पाए जाते हैं। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो इनर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो कौन सी होती है, म्यूकसा। ठीक है, जो कि म्यूकस रिलीज करती है। ठीक, दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। और ये लेयर क्या करती है, इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है कुछ ऐसे ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, र्यूगे। ठीक, इन द स्टमक, जो कि स्टमक में बनाती है। ठीक है, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉर्ड विलाई। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई बनाती है। ठीक है, जैसे ये स्टमक हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये स्टमक हो गया, तो यहाँ पे अगर यही जो म्यूकोसा लेयर है ये ऐसे लेयर बनाएगी तो इसको हम लोग र्यूगे बोलेंगे। और अगर यही लेयर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाती है तो इसको हम लोग विलाई बोलते हैं। ठीक है, द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ओके, सो प्रोजेक्शन कॉर्ड माइक्रोविलाई, जो विलाई होती है जो कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रही थी, इसमें भी बहुत छोटे छोटे माइक्रोविलाई टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपका एक हो गया विलाई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये हो गए माइक्रोविलाई। ठीक है, तो इनको हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो कि एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, जैसे ब्रश होते हैं। ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो वो ऐसी होगी, लेकिन अगर हम इसी को, एक मिनट दूसरी जगह पे समझाते हैं हम। कोई फ्लैट सरफेस हो गई तो वो ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को पहले फोल्ड कर दें ऐसे ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। और इसी लेयर को अगर हम ऐसे कर दें तो इसका सरफेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं, ये कुछ ऐसे, ये माइक्रोविलाई हो गए। ये जो पर्पल वाला है ये आपका विलाई हो गया, और ये जो रेड वाला है ये आपका माइक्रोविलाई हो गया। ओके, सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करके क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ पे विलाई में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है जिसको हम लोग लैक्टील बोलते हैं। ठीक है, जो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गई, ये जो है ये हो गई विलाई, और इसी के ऊपर ये माइक्रोविलाई ऐसे प्रेजेंट होती है। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। ओके, तो ये हो गई विलाई, और ये जो लिम्फ वेसल है इसको हम लोग लैक्टील बोलते हैं। और ये जो रेड और ब्लू दिख रही है ये कैपिलरीज हो गई, ये आर्टरीज हो गई जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ये वीन्स हो गई जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये जो दो विलाई के बीच में जो ये गैप है इसको हम लोग क्रिप्ट ऑफ लेवरकून कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब ये लेयर्स का भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ओके, सो ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई जिसको हम लोग सेरोसा बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये ये जो इनर सर्कुलर लेयर हो गई ये वाली, ये यहाँ पे ऐसे काटा गया है। ठीक है, कोई भी जैसे ये रॉड होती है, ठीक, तो इसको ऐसे काटा गया है इसलिए दिखाया गया है, इसलिए हमको ये लॉन्गिट्यूडनल लग रही है, लेकिन जब इसको हम लोग दूसरी तरीके से देखेंगे तब ये सर्कुलर नज़र आएगी। ठीक है, और ये जो बाहर वाली है ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक है, जो कि मस्कुलरिस का पार्ट है। फिर ये वाली सब म्यूकोसा वाली लेयर हो गई, फिर ये अंदर म्यूकोसा लेयर हो गई, फिर ये ल्यूमन हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का गट का भी ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम हो गया। ठीक है, द म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गोपलेट सेल, जो लास्ट वाली लेयर होती है, सबसे पहले सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा होती है उसमें गोबलेट सेल होती है जो कि रिलीज करेंगी म्यूकस। म्यूकस किस लिए, ताकि लुब्रिकेशन के लिए, ताकि कोई भी अगर हम बोलस जो है जो कि इसोफेगस से एंटर करता है तो वो जब हमारे इसोफेगस के थ्रू जाए तो जो म्यूकस रिलीज होता है उसकी वजह से वो सॉफ्टनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली अंदर चला जाता है। ठीक है, सो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। जो म्यूकोसा होती है वो ग्लैंड भी फॉर्म करती है स्टमक में, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंड क्रिप्ट इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, और जो क्रिप्ट होती है जो कि बेसेस ऑफ विलाई के बीच में होती है। ठीक है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले शो किया था, ये दो विलाई हो गई, ये दो विलाई हो गई, और उनके बीच में ये क्रिप्ट ऑफ लेवरकून हो गया। ठीक है, तो ये लेयर हो गई। ओके, सो इंटेस्टाइन, क्रिप्ट ऑफ लेवरकून, ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो ये जो जितनी भी 4 लेयर है ये डिफरेंट पार्ट, जैसे इसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन सब में ये मॉडिफिकेशन शो करती हैं ये तीनों लेयर। ठीक है,
तो हमारा ये लेयर वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड हो गए जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं। ओके, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। ओके, सलाइवा इज द मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के, ठीक है, होती तो वो 6 हैं, पर अगर पेयर में हम कंसीडर करें तो वो 3 पेयर, और अगर ऐसे बोले तो वो 6 होती हैं, ठीक है। सो 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। कौन कौन से? पैरोटिड्स। पैरोटिड्स कहाँ होती है? जो चीक्स होते हैं वहाँ, बिलो द ईयर एंड द चीक्स, ठीक है, तो यहाँ पे लोकेटेड होती है पैरोटिड ग्लैंड। द सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर होता है वो लोअर जॉ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। एंड द सबलिंगुअल, और जो सबलिंगुअल होता है वो टंग के नीचे होता है, ठीक है। ओके, सो लिंगुअल अगर याद करना है तो एल और टी से याद कर सकते हैं। एल भी ऐसे बनाया जाता है और टी से भी। तो सब लिंगुअल अगर आएगा तो वो टंग के नीचे प्रेजेंट होगा, और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर अगर होगा तो वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होगा, ठीक है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, मतलब ये ग्लैंड अपना सीक्रेशन तो बकल कैविटी में रिलीज करते हैं, लेकिन ये बकल कैविटी में लोकेटेड नहीं होते, ये बाहर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब चलो स्क्रीन थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, so these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। तो ये जो ग्लैंड होते हैं वो जो बकल कैविटी होती है उसके बाहर सिचुएटेड होते हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है वो हमेशा बकल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो सलाइवा थी, सलाइवरी ग्लैंड थी, ये पहला ग्लैंड था जो कि एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड था। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं जो कि है लिवर। तो जो लिवर होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो हो गई लिवर, ठीक है, जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है, ठीक, इन एन एडल्ट ह्यूमन। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्रागम एंड हैज 2 लोब। मतलब क्या होता है इसका? जो लिवर हो गई ये हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम हो गया, ओफो चला गया, ये हमारा डायफ्रागम हो गया, ठीक है। और फिर ये हमारा कुछ ये हमारा लिवर हो गया, ठीक है। तो ये जो लिवर होती है इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये डायफ्रागम के नीचे लोकेटेड होती है और इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है, इसके 2 लोब होते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। तो जो जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शनल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। सो वैसे ही हेपेटिक जो लोब्यूल होते हैं वो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर के, ठीक है। कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स, जो क्या कंटेन करते हैं? हेपेटिक सेल्स को कंटेन करते हैं। मतलब जो हेपेटिक लोब्यूल हो गया, हेपेटिक लोब्यूल में क्या होगा? हेपेटिक सेल्स होंगे जो कि अरेंज होंगे कॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कैसे ये अरेंज होते हैं? जैसे ये हेपेटिक लोब्यूल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होंगे कुछ ऐसे करके बेंजीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये ऐसे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और अरेंज होते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड, और जो हर एक लोब्यूल होती है वो कैसे कवर्ड होती है? थिन कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट हो, मतलब कवर्ड होती है, जिसको हम लोग ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। मतलब हर एक लोब्यूल, पहले तो हेपेटिक लोब्यूल जो होता है वो क्या कंटेन करेगा? हेपेटिक सेल्स को। जो हेपेटिक लोब्यूल हो गया वो हेपेटिक सेल्स को कंटेन करेगा, और जो हेपेटिक लोब्यूल होती है वो किससे कवर्ड होती है? ग्लीसन्स कैप्सूल से।
ठीक है। द बाइल सीक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल, और जो बाइल सीक्रेट होता है हेपेटिक सेल से वो कहाँ पास हो जाएगा, हेपेटिक डक्ट से, और डक्ट से वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो लोब्यूल है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, ठीक है, हेपेटिक सेल जो लोब्यूल हो गया उसके अंदर ग्लिसन कैप्सूल से कवर्ड होगा, और फिर ग्लिसन कैप्सूल से कवर्ड होने के बाद उसके पास जो हेपेटिक सेल्स होती हैं उनसे बाइल जूस रिलीज होगा, और जो बाइल जूस रिलीज होता है वो पास कहाँ हो जाता है, हेपेटिक डक्ट से। ठीक है, और फिर वो स्टोर हो जाता है और कंसनट्रेट हो जाता है एक मस्कुलर सैक में जिसको हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, जो डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट, जो गाल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको अगर हेपेटिक डक्ट से फॉर्म कर देंगे तो वो क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया होगा। ठीक है, तो सॉरी, ये गाल ब्लैडर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये डक्ट आई ये गाल ब्लैडर से, ठीक है, ओके, फिर ये डक्ट आई लिवर से, ठीक, और ये जहाँ पे ये मिल रही है इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट हमने बोला। ठीक है, और ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया इधर। ठीक है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया। ठीक, और ये इधर पैनक्रियाज हो गया, ये पैनक्रियाज आके फिर, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है ये जाके फिर ड्यूडेनम में मिल जाएंगे, और ये हो गई पैनक्रियाटिक डक्ट, और फिर अपना सीक्रेशन जो है वो ड्यूडेनम में रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। सो द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद जो बाइल डक्ट होती है एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट वो कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में साथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम लोग हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, जो कि गार्ड किससे गार्ड होती है, स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर से गार्ड होती है। ठीक है, जिसको हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ ओपन होगी, ड्यूडेनम में, और उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं जिससे वो गार्ड होती है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और उसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, सो द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड, एक पैनक्रियाज जो होता है वो एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। कंपाउंड का मतलब क्या, वो दो ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, मतलब दो ग्लैंड, मतलब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसका, और जो 1% होता है वो इंडोक्राइन होता है। इंडोक्राइन मतलब वो हार्मोन रिलीज करता है जो डक्टलेस होता है। ठीक है, और एक्सोक्राइन मतलब उसके पास डक्ट होगी और वो सीधा जो है जहाँ पे भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे अपने सीक्रेशंस को रिलीज करेगा, और इंडोक्राइन जो होता है वो ब्लड में अपने हार्मोन्स को या अपने सीक्रेशन को ब्लड में रिलीज करता है। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो एसिनी ऑफ लैंगरहंस होता है, और जो इंडोक्राइन होता है वो क्या होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, तो ये कहाँ ओपन होता है, सी शेप ड्यूडेनम में। कहाँ ओपन होगा, सी शेप ड्यूडेनम में। द एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम, एंड द इंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन जिसको हम लोग इंसुलिन एंड ग्लूकाजन बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया, तो कितना कवर हो चुका है। ओके, सो हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड थोड़ा ही हो पाएगा आज। ओके, सो डाइजेशन ऑफ फूड जो कि सलाइवा मतलब माउथ से लेके धीरे धीरे पार्ट्स में जो डाइजेशन है फूड का वो होता रहेगा। अब देखते हैं क्या चीज़ कहाँ पे डाइजेस्ट होती है। ठीक, तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकॉम्प्लिश बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो डाइजेशन प्रोसेस है वो किससे होगी, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस से होती है। मैकेनिकल मतलब उसको जो स्टमक में जो एक्स्ट्रा लेयर थी तो उसको मैकेनिकली उसको चबाना या फिर चर्निंग जो प्रोसेस होती है वैसे वो वहाँ पे होगी। ठीक है, स्टमक में। और केमिकली यानी जो एंजाइम्स रिलीज होंगे उसकी वजह से डाइजेशन होगा।
ठीक है। सो द बकल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। जो बकल कैविटी होती है वो 2 फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन सा? एक तो चबाना और दूसरा स्वेलोइंग जो प्रोवाइड करती है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्वेलोइंग। ठीक है। सो जो बकल कैविटी है उसके 2 फंक्शन होते हैं, एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड दूसरा फैसिलेशन ऑफ स्वेलोइंग। ठीक है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। जो टीथ और टंग होते हैं वो सलाइवा की हेल्प से मैस्टिकेट करते हैं और वो मिक्स कर देते हैं फूड को थ्योरली इक्वली। ठीक है। सो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग। तो जो म्यूकस जो रिलीज होता है सलाइवा में, जो म्यूकस होता है तो वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, और वो एडरिंग मतलब एक दूसरे से चिपका देना। जैसे कि जो हमारा गम होता है, ये जो फेविकोल वगैरह होता है उसमें कोई एडहेरेंट एजेंट होता है जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है। एडरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल। अब वो माउथ में हमारे था तो उसको हम लोग बोलस बोलेंगे। उसको हम लोग जब तक वो स्टमक में नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोग उसको बोलस बोलेंगे। ठीक है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरेंक्स। और फिर बोलस कहाँ जाएगा? फेरेंक्स तक। ठीक है। पहले ये जो माउथ था, ठीक है, ये माउथ से जाके पहले इसमें जाएगा। ठीक है। माउथ से जाके पहले किस में जाएगा? फेरिंग्स में जाएगा। कहाँ गया? हाँ, फेरिंग्स में जाएगा। उसके बाद फिर इसोफेगस तक जाएगा। ठीक है। बाय स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन। यहाँ जो इसोफेगस में जाता है इसको स्वेलोइंग बोलते हैं या फिर डिग्लूटेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द इसोफेगस। और फिर जो बोलस होता है वो धीरे धीरे इसोफेगस से पास होता जाता है। किससे? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसको हम लोग पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ठीक है। तो एक पहले तो वो जो हम खाना खाएंगे, ठीक है, फिर वो माउथ में जाएगा, फिर सलाइवा रिलीज होगा। ठीक है। सलाइवा की रिलीज होने के बाद वो मैस्टिकेशन ऑफ फूड होगा जो हम लोग टीथ और टंग के हेल्प से करेंगे। उसके बाद स्वेलोइंग ऑफ फूड होगा, फिर वो कन्वेड होगा, जो बोलस होगा वो कन्वेड होगा कहाँ? इसोफेगस में। फिर इसोफेगस से जाके फिर वो फाइनली स्टमक में जाएगा। और ये कैसे जाता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पेरिस्टालिसिस की वजह से। ठीक है। द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। जो गैस्ट्रोइसोफेगल, जो कि गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक और इसोफेगल के एसोसिएशन, जैसे कि ये इसोफेगस हो गई, ठीक है, और ये स्टमक हो गया हमारा। एक मिनट, इसकी स्क्रीन, ओके। सो क्या बता रहे थे? तो ये हमारे इसोफेगस हो गया। उसके बाद ये हमारा कुछ ऐसा स्टमक आया। ठीक है। ये कुछ ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसोफेगस है, इस पे यहाँ पे और स्टमक की ज्वाइनिंग पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है पैसेज को, फूड के पैसेज को जो है वो कंट्रोल करेगा, ताकि वो अब अगर एबनॉर्मल कोई कंडीशन हो गई तो वॉमिटिंग के जैसे वो स्फिंक्टर खुल जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो वो स्फिंक्टर क्लोज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो स्टमक से इसोफेगस में दोबारा नहीं आता है। ठीक है। तो ये हो गया। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी। जो सलाइवा सीक्रेट हुआ था सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, जो 3 पेयर थी। ठीक है। तो वो जो सलाइवा सीक्रेट हुआ था उसमें क्या क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि Na+K+Cl- HCO3- और कुछ एंजाइम्स हो गए। ठीक है। एंजाइम कौन से? जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज हो गया और लाइसोजाइम हो गया। ठीक है। तो ये सारे एंजाइम जो हैं वो रिलीज होंगे। सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन भी अभी आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारा सैकेराइड होता है इसको कैसे पॉलीसैकेराइड को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। और लाइसोजाइम के भी अलग फंक्शन होते हैं, मतलब इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ठीक कर देता है। आप लोग ने एनिमल्स या डॉग, जो नॉर्मली डॉग पाए जाते हैं, तो उनमें देखा होगा कि वो अपने सलाइवा से, अपने जहाँ पे उनको चोट लगी होती है वहाँ अपना सलाइवा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, जिसकी वजह से उनका जो कट होता है या फिर जहाँ पे उनको चोट लगी होती है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। द केमिकली प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। सो जो केमिकली जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? ओरल कैविटी में। ठीक है। बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे अभी मैंने बताया जो सैकेराइड होता है उनका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा?
माउथ से, किसकी वजह से, सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। तो जो हाइड्रोलिटिक एक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो द सलाइवरी एमाइलेज अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च, जो हम 100% स्टार्च अगर लेते हैं तो उसमें जो 30% स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है कहाँ पे, बाय दिस एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा से रिलीज होता है, कहाँ से, सब जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, जो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और जो एक लास्ट सबलिंगुअल ग्लैंड थी। लिंगुअल कैसे आप लोग ने याद करने को मैंने बताया था, लिंगुअल मतलब टंग के नीचे, और जो सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलर ग्लैंड थी वो जॉ के नीचे, लोअर जॉ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पीएच क्या होता है, 6.8। तो जो भी हमारा 30% स्टार्च है वो 6.8 पीएच पे जो स्टार्च का वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इस एंजाइम के थ्रू, कौन से एंजाइम के थ्रू, सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू, ठीक है। किस में टूट जाएगा, जो भी पॉलीसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में टूट जाएगा, जिसको हम लोग माल्टोज बोलते हैं, ठीक है, एक मिनट, जिसको हम लोग माल्टोज बोलते हैं, ठीक है। सो लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो कि जो भी लाइसोजाइम होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम की तरह एक्ट करता है, जो क्या होता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी दी है, जो स्टार्च हो गया वो सलाइवरी एमाइलेज उस पर एक्ट करेगा, कौन से पीएच पे, 6.8 पीएच पे, जो कि माल्टोज में उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, द म्यूकसा ऑफ द स्टमक, अभी मैंने बताया था कि जो हमने जब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 4 वॉल होती हैं, सबसे बाहर वाली सेरोसा, फिर अंदर मस्कुलैरिस, पर सब म्यूकसा, फिर म्यूकसा। जो म्यूकसा होती है वो मैंने बताया था कि म्यूकस रिलीज करती हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें रिलीज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात आ गई। द म्यूकसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसमें जो म्यूकसा होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उनके पास 3 मेजर टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन से, म्यूकस नेक सेल विथ सीक्रेट म्यूकस, जो म्यूकस नेक सेल होती है, देखो म्यूकस के नाम में ही म्यूकस है, ठीक है। तो म्यूकस के नाम में जब म्यूकस है तो वो म्यूकस ही रिलीज करेगी, ठीक है। तो म्यूकस नेक सेल जो होगी वो रिलीज करेगी म्यूकस, ठीक है। जो दूसरी सेल होगी पेप्टिक एंड चीफ सेल, इसको पेप्टिक भी बोल सकते हो और चीफ सेल भी बोल सकते हो। तो ये क्या रिलीज करेंगी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, जिसको हम लोग पेप्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। जो पेप्टिक और चीफ सेल होती हैं वो रिलीज करती हैं एक एंजाइम को जो कि पेप्सिनोजन है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। जब इसको एक्टिव करेंगे तब जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो थर्ड सेल होती है वो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होती है, जो कि HCl को रिलीज करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा हो गया, जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो फिर अगर आप जितना भी विटामिन B12 हो वो आपके फूड से सीधे एक्सक्रीट हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप चाहे जितना विटामिन B12 ले लो पर उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। बाकी का जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। और जो भी मैंने लास्ट सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ाया था उसके नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल आज मैं कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको लेना हो तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।